नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक तरफ से हर विषय के ऊपर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख पा रहे हैं आप, जैसे कि सिक्किम में 150 गाड़ियां, 50 से ज्यादा जवान, बड़ी संख्या में हथियार साजो सामान बह गया। यह हादसा या हमला। जी हां दोस्तों, अभी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो कि एक जेसीओ साहब का बताया जा रहा है, और उन्होंने जो आप बीती उनके साथ हुई थी, जो उस घटना स्थल पर मौजूद थे, जहां पर बादल फटने की वजह से बहुत बड़ा ऐसा जलजला आया जिसने कई सारी गाड़ियां और कई सारे हमारे फौजियों को बहा कर ले गया। वहां पर जो जेसीओ साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ बातें किसी से बात करते हुए शेयर की हैं। उस ऑडियो को आप पहले सुनिए, ताकि आपको यह सवाल पता चलेगा जो मैंने यहां पर उठाया है कि यह हादसा या हमला, क्या यह हमला भी हो सकता है? जी हां, क्योंकि जो सिक्किम हमारा राज्य है वो बॉर्डर एरिया का राज्य है, और वहां पर इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं संदेह भी जो है पैदा करता है। चलिए उस ऑडियो को पहले सुन लेते हैं। हाल्ट हमारा वरदांग में था, जो शेरवानी के पास पड़ता है। जी जी। वहाँ रात को अचानक दो डैम पानी के टूट गए। सिक्किम की तरफ से, चाइना की तरफ से पानी जबरदस्त आया। उस टाइम अपने इंडिया के दो डैम खत्म हो गए। अच्छा। डैम दो खत्म होने की वजह से अपनी भारतीय सेना की 150 गाड़ी और तकरीबन 50 जवान पानी में बह गए। अभी तक कोई अता पता नहीं है। 150 गाड़ियाँ? 150 गाड़ियां। तो क्या आप कोई कैंप वगैरह लगा रखा था या क्या था? नहीं, ऊपर से आके हम रोड के साथ में एमटी पार्क है सेना का, गाड़ियों। अच्छा जी। उस गैरेज में गाड़ियां खड़ी थी। अच्छा अच्छा। वहां से रात को पानी आया तो रोड के नीचे लेवल में साथ में त्रिस्ता रोवर ब्रिज, वो नदी जाती है, हाँ। उसमें पानी बहने से हमारा गाड़ियों का जो गैरेज वगैरह वो सब टूट के बह के चले गए। अच्छा, तो सैनिक भी थे क्या आपके साथ के? सैनिक गाड़ियों में सोए हुए थे, 150 सैनिक। अच्छा। 150 में जो आगे कुछ बंदे फ्रंट में थे वो निकल के भग पड़े थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अचानक पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से 90 फुट हाइट का पानी बढ़ के आया है, जिसमें जवान और गाड़ियां बह गई। तो दोस्तों, जो बातें अभी समझ में आ रही है, ये एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि जो भी जवान अभी मिसिंग हैं वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं और कोई भी अनहोनी ऐसी ना हो उनके साथ, ये हमारी दुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी ये रहा पीपीओ जो आपको दिलाएगा सर्कुलर 568 का एरियर। जी हाँ, पेंशनर्स परेशान है कि कौन सा पीपीओ देखूं जिससे मुझे पता चले कि 568 का एरियर मुझे मिलना है या नहीं मिलना है। तो आज मैं आपको वो कॉरिजेंडम पीपीओ लेके आया हूं, वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने चेक करना है कि आपको लागू है कि नहीं लागू है। एक कॉरिजेंडम पीपीओ जो 6 पे कमीशन लागू होने के बाद पेंशनर को भेजा गया, उस कॉरिजेंडम पीपीओ को आप देखिए और आप समझिए कि किस तरीके से आपने भी चेक करना है 568 का सर्कुलर का एरियर के बारे में। चलिए उस पीपीओ को देखते हैं। अब दोस्तों, पेंशनर का जो कॉरिजेंडम पीपीओ यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो कि 6 पे कमीशन लागू होने के बाद जारी किया गया था। अब कैसे इस चीज को चेक करना है कि आपको 568 सर्कुलर का फायदा लागू है या नहीं लागू है। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक कॉरिजेंडम पीपीओ और ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का कॉरिजेंडम पीपीओ है। आप यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, हवलदार उनका रैंक है। अब यहां पर आपको चेक करने वाली बात क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं लाइन, रिवाइज्ड सर्विस पेंशन ऑब्लिक सर्विस एलिमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 से जो रिवाइज्ड सर्विस पेंशन इन पेंशनर को दिया गया, वो कितना दिया गया? ये दिया गया 4344 रुपए। और 568 सर्कुलर का जो टेबल बोलता है, एक हवलदार हो चाहे कितना भी लेंथ ऑफ सर्विस का हो, एक हवलदार अगर 2006 से पुराना रिटायरी है तो उनका फिक्सेशन 5820 रुपए में होना चाहिए। यानी कि आपको दिख रहा है कि इनका पेंशन का फिक्सेशन कम में हुआ था। अब दोस्तों, अब ये 6 पे कमीशन से पहले का आंकड़ा नहीं है, ये 6 पे कमीशन लागू होने के बाद का आंकड़ा है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये देखिए, 1 जुलाई 2009 से उनका पेंशन के बारे में भी यहां दिया गया 5361 रुपए। यानी कि 1 जुलाई 2009 का जब यहां आंकड़ा दिया गया, इसका मतलब ये जो कॉरिजेंडम पीपीओ है, ये 1 जुलाई 2009 के बाद का कॉरिजेंडम पीपीओ है। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि आपको कौन सा कॉरिजेंडम पीपीओ देखना है,
वो कोरिजेंडम पीपीओ देखना है जब सिक्स्थ पे कमीशन 2008 में डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद जारी किया गया हो, और जिसमें आपका 1 जनवरी 2006 का पेंशन जो है मेंशन किया गया हो, दिखाया गया हो। तो इन पेंशनर को अगर लागू तो है, ये पता चल गया, अगर उनको नहीं मिला है सर्कुलर नंबर 568 का फायदा, तो इनको जरूर ही उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर एक डेट लिखा होता है सबसे नीचे जो है, एक ये इस पीपीओ में मेरे पास ये डेट नहीं आ पाया है, वो डेट जो है सिक्स्थ पे कमीशन लागू होने के बाद का डेट होना चाहिए, क्योंकि कोरिजेंडम पीपीओ वही चेक करना है आपने जो सिक्स्थ पे कमीशन लागू होने के बाद का कोरिजेंडम पीपीओ है। तो दोस्तों आप सबको अभी पता चल गया कि किस तरीके से आपने अपना पीपीओ चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि एरियर आपको लागू है कि नहीं लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 4 अक्टूबर के कैबिनेट मीटिंग में डीएडीआर के बढ़ोतरी में इसलिए फैसला नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, 4 अक्टूबर यानी कि कल कैबिनेट की बैठक हुई है और सरकार की तरफ से जानकारी भी दी गई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आप देख पा रहे हैं 4 अक्टूबर का कैबिनेट मीटिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। यहां पर यह बताया गया है कि 4 अक्टूबर को क्या क्या फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो डीएडीआर में बढ़ोतरी होनी थी, जो कि सितंबर में ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो क्या कारण हो सकता है कि अभी तक जो डीएडीआर में बढ़ोतरी होनी है उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ? क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही कुछ राज्यों में इलेक्शंस के डिक्लेरेशन होना है। और कौन से राज्यों में होना है दोस्तों? मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में अब इलेक्शंस का डिक्लेरेशन बहुत जल्द हो जाएगा। तो क्या सरकार इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये चाहती है कि बिल्कुल डिक्लेरेशन से पहले पहले ही डीए और डीआर की घोषणा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी और इस बात का इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल एन मौके पर डीएडीआर दे करके जो पेंशनर्स या एम्प्लॉइज हैं उनको अपने पाले में लाने का प्रयास शायद कर रही है। ये एक मेरा अंदेशा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेंशन में गजब बढ़ोतरी, अब तक 1770 हर महीने मिल रहा था, इस महीने से 36,850 रुपए। आप सोचिए दोस्तों, किसी पेंशनर को अगर हर महीने, सरकारी पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं, उनको अगर हर महीने अभी तक 1770 रुपए अगर पेंशन मिल रहे हो और उनका पेंशन बढ़ करके 36,850 रुपए हो जाए, तो उनको कितनी खुशी होगी। जी हां, क्योंकि जरूरत है, वृद्ध अवस्था में पेंशन जरूरत पड़ती है। अब ये 1770 रुपए पेंशन में एक वृद्ध, मान लीजिए 70-75 साल के कोई पेंशनर हैं, वो क्या ही कर लेंगे 1770 रुपए हर महीने का पेंशन से। लेकिन उनके पेंशन में बढ़ोतरी होकर 36,850 कैसे बनी, चलिए उसको दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं, जो कि 5 अक्टूबर 2023 की जानकारी है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं चिंताराम की चिंता हुई दूर, पहले 1700 अब आई 36,850 रुपए पेंशन। देखिए पेंशन की बढ़ोतरी वो भी 1700 से लेकर के सीधे 36,850 में। क्या है मामला, आगे मैं डिटेल्स में बताता हूं, दिखाता हूं आपको कि क्या इसमें डिटेल्स है। ये देखिए, ये वाला है पूरा डिटेल्स। अब यहां जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, जब पेंशनर को एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा था, तो उनको कितना मिल रहा था? 1,770 रुपए मिल रहा था। वो शिक्षा विभाग के पेंशनर थे, उनको मिल रहा था 1,770 रुपए पेंशन। लेकिन जब उनका पेंशन कन्वर्ट हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो उनको कितना मिलना शुरू हो गया? 36,850 रुपए। तो कितना डिफरेंस है। तो पेंशनर अगर एनपीएस में रहेंगे तो उनको कितना घाटा है, और अगर ओपीएस में आ जाएंगे तो उनको कितना फायदा हो जाता है, ये इस बात से आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो एनपीएस को हटा करके ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं, और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि एनपीएस से पेंशनर्स को कितना घाटा हो रहा है और उनकी जिंदगी गुजर बसर करने में भी कितना मुश्किल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी अपील है कि ओपीएस लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिसेबिलिटी के नए कानून अब 40% जवानों को और केवल 18% ऑफिसर्स को फायदा दिलाएगा, ये एक सवाल है। गजब के बदलाव। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन के या डिसेबिलिटी एलिमेंट के मायने बदल चुके हैं। 21 सितंबर से लागू करके सरकार ने जो नए रूल लागू कर दिए हैं, उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा अभी ये हुआ है कि सरकार जो डिसेबिलिटी पेंशन में 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता था, उसमें 4,000 करोड़ रुपए की कटौती कर रही है।
तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। अगर कैग के रिपोर्ट के हिसाब से सरकार उसके ऊपर कुछ करना चाहती, जैसे कोई ऑफिसर्स रिटायरमेंट होने के समय में अपना डिसेबिलिटी करवा लेते हैं और पेंशन डिसेबिलिटी लेके निकल जाते हैं, अगर उन चीजों के ऊपर सरकार का ध्यान होता तो इस तरीके का लागू ना करके, क्योंकि जो रूल लागू किया ये तो दोनों के लिए लागू हो गया, ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए, जिनको जेन्युइनली डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए था उनके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो उसको रोकथाम करने के लिए अगर सरकार ने किया है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी बदलनी चाहिए थी। जैसे अब एक ऑफिसर हैं जिनके अंडर में एक डॉक्टर साहब काम कर रहा है, अब वो जो ऑफिसर है वो अगर उस डॉक्टर साहब को बोलेगा कि मेरा डिसेबिलिटी को आपने एग्रीवेटेड एट्रीब्यूटेबल करना है या डिसेबिलिटी को इतना % करना है, तो वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसीआर अपना उनसे ही भरवाना है उन्होंने। तो इस तरीके के जो सिस्टम है उनके ऊपर कहीं ना कहीं छानबीन करके उनके ऊपर जो है बदलाव करके जो है इस चीज को रोका जाना चाहिए, ना कि इस तरीके के रूल लागू करके जिससे आगे आने वाले दिनों में जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी असर हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए था। और अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको सरकार को कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान उसके अंदर जो है उसको बदलने की जरूरत है, ताकि जो जेन्युइन केस है उनको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल पाए। यह हमारी अब भी अपील है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।